और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची वहां वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ से मेरठ, माफ करना, एटा पहुंची, एटा से इटावा पहुंची, इटावा से मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी से कानपुर पहुंची, कानपुर से लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगे आगे खबर पहुंचती रही। और एक दूसरा क्षेत्र था कि दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद से बरेली पहुंची, बरेली से शाहजहांपुर पहुंची। तो एक अलीगढ़ की दिशा में और एक बरेली की दिशा में, दोनों तरफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिकों ने, सैनिकों ने जो मोर्चाबंदी की है और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप ये सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत के क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट में सुला दिया, 15 दिन के अंदर। और 51,316 ये अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्र सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब ये पता चला कि इतने अंग्रेज मारे गए इस देश में। और ये अंग्रेज जो मारे गए, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में, उन अंग्रेजों की संख्या 51,630 थी और 51,316 मारे गए, माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे उनकी जो डायरियां उन्होंने लिखी हैं, जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 की क्रांति में, वो पढ़ें तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपने शरीर पर कोयले की राख मल ली थी और हम काले दिखने लगे थे, इसलिए भारतवासियों ने हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो अपने ही व्यक्ति हैं, क्योंकि शरीर पर कालिख पोती हुई थी। कई अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने फकीरों का वेश धारण कर लिया। और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों को मारना नहीं, तो वो इसलिए जिंदा हो गए कि बच गए कि फकीरों का वेश धारण किया। कुछ अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि वो इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला ओढ़ लिया। और कई अंग्रेज, कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़े को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा, क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। और अंग्रेजों को लगा कि जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में ही जाना पड़ेगा, भगवा ही लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंग लिए और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। ये छूटे हुए अंग्रेज, ये बचे हुए अंग्रेज किसी तरह से भारत से इंग्लैंड वापस चले गए और लंदन वापस जाने के बाद इन्होंने जो कहानी सुनाई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट परेशान हो गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय किया गया कि भारत जैसा देश अगर हमारे हाथ से निकल गया तब तो सारी दुनिया के देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो बहस हुई भारत के बारे में वो 1857 1 सितंबर के दिन हुई। 1 सितंबर 1857 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों की संयुक्त बैठक हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई। इस संयुक्त बैठक में सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत आजाद हुआ तो क्या होगा, भारत हमारे हाथों से निकल गया तो क्या होगा।
सारे अंग्रेज अधिकारियों का एक मत से ये कहना था कि अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो दुनिया के 70 देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के रास्ते पे ही चल पड़ेंगे और भारत के तरीके से ही अपने यहाँ बगावत करके, क्रांति करके आजादी हासिल करेंगे। इसलिए भारत को वापस अपने कब्जे में लाना है, भारत को फिर से गुलाम बनाना है, भारत पर फिर से अंग्रेजों का शासन स्थापित कराना है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों की संसद ने एक स्वर से तय किया कि दोबारा से बहुत बड़ी सेना फिर भारत में भेजी जाए और उस सेना की ताकत से भारत को फिर गुलाम बनाने के काम में लगा जाए। उसी समय में संयोग कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक बड़ा युद्ध चीन के साथ होने वाला था और अंग्रेजों का जो युद्ध चीन के साथ होने वाला था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कराई हुई थी। वो पूरी सेना उन्होंने भारत के लिए रवाना कर दी। और एक दूसरा संयोग उस समय ये भी हुआ कि अंग्रेजों की ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई उसी समय खत्म हुई थी, जिस लड़ाई में ईरान हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने ईरान पर वैसे ही कब्जा कर लिया था जैसे भारत पर कब्जा किया हुआ था। तो ईरान में जो अंग्रेजी फौज थी और चीन के लिए जो फौज उन्होंने तैयार की हुई थी, इन दोनों फौजों को भारत में भेजने का फैसला किया गया। लेकिन जब संसद में ये बात आई कि भारत में ये अंग्रेजी फौज अगर जाएगी तो इसकी कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो ईरान से आने वाली अंग्रेज फौज और चीन के खिलाफ लड़ने वाली अंग्रेज फौज, दोनों की संख्या जोड़ी गई तो कुल मिलाकर 64,000 के आसपास वो संख्या निकल रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस इस बात की हो रही थी कि ये 64,000 अंग्रेज सैनिक आखिर भारत में जाकर कितनी देर लड़ेंगे, क्योंकि 51,316 अंग्रेजों को तो भारतवासियों ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो अंग्रेजों की चिंता इस बात की थी कि हमारे ये 64,000 के आसपास सैनिक हैं, ये कितने दिन लड़ पाएंगे, कितना मुकाबला कर पाएंगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने एक सुझाव दिया और वो सुझाव हमारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बन गया। विल्बरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। इसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। विल्बरफोर्स कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। क्यों? तो वो कहता है कि भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेजों को मार के गिरा देता है।